हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी एंड बायोलॉजी। टॉप 50 क्वेश्चंस हम इसमें डिस्कस करेंगे, जिसमें से 30 क्वेश्चंस होंगे आपके चाइल्ड साइकोलॉजी के और 20 क्वेश्चन होंगे आपके बायोलॉजी सेक्शन के। ठीक है, जो चाइल्ड साइकोलॉजी है वो आपके मेडिकल वालों के लिए भी होगी, नॉन मेडिकल वालों के लिए और आर्ट्स वालों के लिए भी हेल्पफुल होगी, जबकि जो बायोलॉजी है वो स्पेशली एचपीटी मेडिकल वालों के लिए है। ओके, तो आपको वीडियो को पूरा देख रहे हो और एट द एंड आपको कमेंट करके बताना है कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी प्रिपरेशन किस तरह से हो रही है। ठीक है, तो सभी क्वेश्चंस को हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट इज बेल इन पैवलोव्स क्लासिकल कंडीशनिंग। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि फूड क्या है पैवलोव की थ्योरी में, और वो क्वेश्चन आ गया था आपके एचपीटेट नॉन मेडिकल में। तो अब हमें पता करना है कि बेल क्या थी पैवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में। अनकंडीशनड स्टिमुलस, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, कंडीशनड स्टिमुलस या फिर डी कंडीशनड रिस्पॉन्स। तो जो फूड था वो क्या था हमारा, ये था अनकंडीशनड स्टिमुलस। ठीक है, यूसीएस। जबकि जो बेल है वो क्या है, कंडीशनड स्टिमुलस, क्योंकि बेल पर कंडीशनिंग की गई है तभी जो डॉग है उसके माउथ में सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज कंडीशनड स्टिमुलस। ओके, नेक्स्ट वन, फर्स्ट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन इज, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि समाजीकरण की जो पहली एजेंसी होती है वो कौन सी होती है, नेबरहुड, फैमिली, स्कूल या फिर पेयर्स। सो जो फर्स्ट एजेंसी आती है वो आती है हमारी फैमिली, क्योंकि सबसे पहले बच्चा फैमिली में ही जन्म लेता है, वहीं से सब कुछ सीखता है। ओके, और सेकंड एजेंसी कहा जाता है स्कूल को। सेकंड एजेंसी आती है सोशलाइजेशन की, स्कूल। ठीक है, सो ऑप्शन बी होगा हमारा राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज इज, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है कि जो मीनिंग ऑफ लैंग्वेज होता है उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट को क्या कहते हैं, फोनीम, सिंटेक्स, मॉर्फीम या फिर डी प्रैग्मेटिक्स। ओके, तो इसको कहा जाता है मॉर्फीम। मॉर्फीम, इट इज द लोएस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग। ठीक है, जबकि जो फोनीम है ये क्या है, इट इज द लोएस्ट यूनिट ऑफ साउंड। ओके, इट इज द लोएस्ट यूनिट ऑफ साउंड। एक है हमारे पास सिंटेक्स। तो सिंटेक्स होते हैं कि जो ग्रामर के रूल्स हैं वो किस तरह से काम करते हैं, तो इसको कहा जाता है सिंटेक्स। ओके, इसका राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी, मॉर्फीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ अ चाइल्ड राइट्स 31 एज 13, अगर बच्चा 13 को 31 लिखता है, 6 को 9 लिखता है, n को u लिखता है, तो वो बच्चा किससे सफ़र कर रहा है, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, लर्निंग डिसेबिलिटी या फिर डिस्प्रेक्सिया। अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आपने सभी ऑप्शंस को ध्यान में देखना है। ठीक है, इसमें लिखा गया है कि बच्चा राइट कर रहा है, राइट्स, तो जो राइटिंग में डिसेबिलिटी आती है वो कौन सी आती है, आपको ये फोकस करना है। ऑप्शंस को सभी को हम एक एक बार डिस्कस कर लेंगे। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया क्या होता है, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। डिसलेक्सिया होता है हमारा रीडिंग डिसेबिलिटी। ओके, डिसेबिलिटी विच इज रिलेटेड टू रीडिंग, दिस इज डिसलेक्सिया। डिसग्राफिया, देखो कि जो वर्ड है ग्राफिया, ग्राफिया मतलब राइटिंग, सो डिसग्राफिया होगा इसका राइट आंसर। अब बच्चे किस में कंफ्यूज होते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी में। देखो, सो लर्निंग डिसेबिलिटी के ही ये पार्ट्स हैं, जैसे जो डिस्ग्राफिया है, डिसलेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया, ये सब लर्निंग डिसेबिलिटी के पार्ट हैं, इसलिए लर्निंग डिसेबिलिटी इसका राइट आंसर नहीं होगा। अगर आपको ऑप्शन में डिसग्राफिया दिया गया है तो लर्निंग डिसेबिलिटी तब होगा जब आपको अदर ऑप्शंस दिए गए हैं, जब उसमें डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्प्रेक्सिया वगैरह कुछ भी नहीं दिया गया, तब आप बोलोगे उसको लर्निंग डिसेबिलिटी। ठीक है, अगर ऑप्शंस में लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ डिस्ग्राफिया दिया है तो डिस्ग्राफिया सही होगा, क्योंकि जो राइटिंग में डिसऑर्डर होगा वो डिस्ग्राफिया ही होगा। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अब रह गया हमारा डी, डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया मैंने आपको बताया था कि जो मोटर स्किल्स होती हैं, फिर मोटर एबिलिटीज़ होती हैं, उसमें कोई डिसेबिलिटी आए तो वो डिस्प्रेक्सिया होता है। ओके, तो राइट आंसर हो गया हमारा डिस्ग्राफिया। नेक्स्ट वन, द हाईएस्ट नीड ऑफ मास्लोज थ्योरी इज, अब मास्लो ने कौन सी थ्योरी दी है, सो अब्राहम मास्लो ने थ्योरी दी है थ्योरी ऑफ
हायरार्की ऑफ नीड्स। ठीक है, अब इस थ्योरी में जो हाईएस्ट नीड कौन सी है, लोएस्ट नीड भी पूछा जाता है। एचपी टेट नॉन मेडिकल में लोएस्ट नीड पूछी गई थी। ठीक है, तो मैं आपको सभी नीड्स बता दूंगी कि कौन कौन सी नीड्स हैं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो बाद में पेपर करते टाइम। ठीक है, सो हम इस तरह से बनाते हैं एक चार्ट। ओके, और इसमें 5 नीड्स हैं। ठीक है, कितनी नीड्स हैं? 5, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, जो फर्स्ट नीड है यानी कि जो लोएस्ट नीड है वो है फिजियोलॉजिकल नीड्स। कौन सी नीड? फिजियोलॉजिकल नीड्स। ओके, दूसरी आती है हमारे पास सेफ्टी नीड्स, हो गई। थर्ड आती है हमारे पास लव एंड बिलोंगिंगनेस। ओके, 3 हो गई। फोर्थ आती है हमारे पास सेल्फ एस्टीम, जबकि जो हाईएस्ट नीड है वो है हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, कितनी नीड्स होगी हमारे पास मास्लो की थ्योरी की? 5 नीड्स होगी, जिसमें से ये है हमारी लोएस्ट। ओके, और 5th वन है हमारी हाईएस्ट। तो क्वेश्चन में पूछा गया हाईएस्ट, तो हाईएस्ट कौन सी है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ऑप्शन बी होगा हमारा यहाँ पर राइट आंसर। आपको ये चार्ट इस तरह से बना लेना, ये पूरी हायरार्की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस, इट इज़ अ स्टेटमेंट एट्रीब्यूटेड टू। कि जो एडोलेसेंस का पीरियड है उसको पीरियड ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस कहा गया है, तो ये किसने कहा है? ओके, हरलोक ने, स्टैनली हॉल ने, कैसल ने, या फिर वुडवर्थ ने? सो एडोलेसेंस को पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म कहा है स्टैनली हॉल ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और स्टैनली हॉल को और क्या कहा जाता है? फादर ऑफ एडोलेसेंस भी, तो ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट वन, इन इंट्रोस्पेक्शन मैथड ऑब्जर्वेशन इज डन बाय। इंट्रोस्पेक्शन मैथड में ऑब्जर्वेशन किसके द्वारा की जाती है? साइकोलॉजिस्ट के द्वारा, सेल्फ, पीयर्स, या फिर टीचर्स के द्वारा? सो जो इंट्रोस्पेक्शन मैथड है ना, ये ओल्डेस्ट मैथड है। ठीक है, ओल्डेस्ट मैथड है ये ऑब्जर्वेशन का, और ये किसके द्वारा की जाती है? स्वयं के द्वारा। ऑप्शन बी होगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट वन, हु इज नॉन एज द फादर ऑफ कंडीशनिंग। फादर ऑफ कंडीशनिंग किन्हें कहा जाता है? स्किनर, पावलोव, थर्स्टन, या फिर मास्लो? ठीक है, सो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी थी? इवान पावलोव ने, इसलिए फादर ऑफ कंडीशनिंग कहा जाता है इवान पावलोव को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिजाइंड TAT? TAT यानी कि थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट। ठीक है, तो ये TAT किसने डिज़ाइन किया? मुर्रे, GW एल्पोर्ट, जुंग, या फिर D केटल? सो TAT थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट वाज डिजाइंड बाय मुर्रे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और कई बार आपको ऑप्शंस में मुर्रे एंड मॉर्गन भी आता है। ठीक है, तो मुर्रे एंड मॉर्गन होगा आपका तब राइट आंसर। और ये भी पूछा जाता है कि ये जो TAT है, थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट, ये किसको मेज़र करने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है पर्सनैलिटी को मेज़र करने के लिए, TAT। ओके, फॉर पर्सनैलिटी मेजरमेंट। नेक्स्ट वन, गार्डनर डिस्क्राइब्ड हाउ मैनी टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। गार्डनर ने थ्योरी दी थी मल्टीपल इंटेलिजेंस, मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ, और ये क्वेश्चन आया भी था आपके एचपी टेट नॉन मेडिकल में। ठीक है, कि गार्डनर ने कौन सी थ्योरी दी थी? वो दी थी थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, जिसमें उन्होंने 8 टाइप्स दिए थे इंटेलिजेंस के। ठीक है, बाद में वीडियो भी बनाऊंगी मैं इन 8 टाइप्स पर, बट आपके एग्जाम्स के बाद, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि आपको एक एक मैं इंटेलिजेंस के टाइप डिस्क्राइब करूँ, क्योंकि वो आपसे पूछा नहीं जाता इसमें। ठीक है, तो 8 टाइप्स दिए थे गार्डनर ने। नेक्स्ट वन, इफ़ अ चाइल्ड हैज़ मेंटल एज 5 ईयर्स। अगर बच्चे की मेंटल एज है कितनी? 5 ईयर्स, और उसकी क्रोनोलॉजिकल एज है कितनी? 4 ईयर्स। अब बच्चे का IQ कितना होगा? प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि IQ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, 5/5 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है,
5 मल्टीप्लाई बाय 25 इज इक्वल टू 125। ओके, 125 हो गया बच्चे का IQ। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज 125 होगा उस बच्चे का IQ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नडाइक वाज साइकोलॉजिस्ट ऑफ, थॉर्नडाइक कहाँ के साइकोलॉजिस्ट थे? ब्रिटेन, अमेरिका, इंडिया या फिर डी रशिया? सो थॉर्नडाइक वाज अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और थॉर्नडाइक ने कौन सी थ्योरी दी थी? ये दी थी उन्होंने ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जिसमें उन्होंने एक्सपेरिमेंट किसके साथ किया था? कैट के साथ। कैट को उन्होंने रखा था पजल बॉक्स में। ओके, नेक्स्ट वन, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी ऑफ, इंटेलिजेंस किसकी एबिलिटी है? एजुकेशन की, थिंकिंग पावर की, प्रॉब्लम सॉल्विंग की या फिर स्टूडेंट की? सो इट इज द एबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। हु डेवलप्ड कॉन्सेप्ट अटेनमेंट टीचिंग मॉडल, कंसेप्ट अटेनमेंट टीचिंग मॉडल किसने दिया? स्किनर, ब्रूनर, पियाजे या फिर डी वाइगॉत्स्की? सो कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल दिया था ब्रूनर ने। ऑप्शन बी होगा हमारा यहाँ पर राइट आंसर। 3 रिंग मॉडल वॉज गिवन बाय, 3 रिंग मॉडल किसने दिया? इसमें से क्वेश्चन पूछा भी गया है पहले। जोजोंग, रेंजुली, बिने या फिर डी स्पेयरमैन? सो 3 रिंग मॉडल किसने दिया? रेंजुली ने। और ये 3 रिंग मॉडल रेंजुली ने किसके लिए दिया? ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, सो ये उन्होंने दिया गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए, जो बच्चे गिफ्टेड हैं उनके लिए दिया। अब इन 3 रिंग्स में उन्होंने क्या क्या फीचर बताए गिफ्टेड बच्चे के, वो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, सो वो 3 फीचर्स हैं। देखो, पहली रिंग में है हमारी अबव एवरेज एबिलिटी, पहला फीचर हो गया। दूसरी रिंग है हमारी क्रिएटिविटी की। ठीक है, गिफ्टेड बच्चा क्रिएटिव भी होता है। थर्ड रिंग आती है हमारी टास्क कमिटमेंट, सॉरी इट्स टास्क कमिटमेंट। ओके, तो अगर किसी भी बच्चे में ये तीनों फीचर्स हों, ये तीनों करैक्टरिस्टिक हों, तो वो बच्चा क्या होता है? तीनों फीचर्स हो गए, ओवरलैप कर गया तो वो बच्चा होता है गिफ्टेड। ठीक है, इसलिए ये है हमारा 3 रिंग मॉडल, क्योंकि इसमें 3 रिंग्स दी गई हैं, 1, 2 एंड 3 बाय रेंजुली। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, टॉय एज रेफर्स टू, जो टॉय एज होती है वो किस एज को कहा गया है? अर्ली चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड, इन्फेंसी या फिर डी एडोलेसेंस? पहले इन सभी, ये जो सभी स्टेजेस हैं इनकी एज देख लेते हैं। जो अर्ली चाइल्डहुड होती है ये होती है हमारी 2 to 6 ईयर्स। ठीक है, लेट चाइल्डहुड होती है हमारी 6 to 12, इन्फेंसी होती है हमारी 0 to 2 ईयर्स और एडोलेसेंस होती है हमारी 12 to 18 ईयर्स। ठीक है, तो जो टॉय एज कहा जाता है, यानी कि जिस एज में बच्चे टॉयज़ के साथ ज़्यादा खेलते हैं, वो होती है हमारी 2 to 6 ईयर्स। अर्ली चाइल्डहुड को कहा जाता है टॉय एज। ठीक है, ऑप्शन इज द राइट आंसर। डेवलपमेंट गोल्स, जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है, क्या वो स्पेसिफिक टू जर्नल चलता है? जर्नल टू स्पेसिफिक चलता है, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ द अबव? सो डेवलपमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उनमें एक प्रिंसिपल आता है कि डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक। ठीक है, पहले जर्नल डेवलपमेंट होती है फिर स्पेसिफिक होती है। ऑप्शन बी होगा हमारा राइट आंसर। एंगर, फियर एंड सरप्राइज आर कॉल्ड, जो एंगर, फियर और सरप्राइज ये क्या है? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, बहुत बार आता है। सेंसेशन, परसेप्शन, इमोशन या फिर थिंकिंग? तो ये है हमारे इमोशन। ठीक है, इमोशंस। कोकीन, निकोटीन एंड टोबैको आर, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, बहुत बार पूछा जाता है कि ये तीनों क्या हैं? स्टिमुलेंट्स हैं, डिप्रेजेंट्स हैं, हेल्यूसिनोजेंस हैं या फिर नन ऑफ दीज? सो ये है स्टिमुलेंट्स। ऑप्शन इज द राइट आंसर। Which lobe of brain is involved in planning, decision making and some aspects of language? Parietal lobe, temporal lobe या फिर occipital lobe? तो ये होती है हमारी frontal lobe। ऑप्शन ए होगा हमारा राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडीशन विच डायरेक्ट्स अ पर्सन टुवर्ड हिज गोल इज कॉल्ड। ऐसी कौन सी कंडीशन है जो किसी भी पर्सन को उसके गोल के टुवर्ड डायरेक्ट करती है? लर्निंग, मेमोरी, मोटिवेशन या फिर डी इमोशन। तो ये होती है मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन के बिना लर्निंग नहीं हो सकती है। ऑप्शन सी होगा हमारा राइट आंसर। फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय। सबसे पहला इंटेलिजेंस टेस्ट किसने डेवलप किया? टर्मन, मैकडॉगल, बिने या फिर डी सिम्पसन। तो फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट दिया, बहुत ही ईजी है ये, बिने ने, अल्फ्रेड बिने ने। अ मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड्स IQ विल बी। हम ये तो पढ़ते ही है ना कि जो नॉर्मल बच्चा होता है, एवरेज चाइल्ड होता है, उसका IQ होता है 90 to 110। अब ये भी आता है कि जो मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड होता है उसका IQ कितना होता है। ओके, 90 to 110, अबव 110, बिलो 70, 71 to 90। सो मेंटली रिटार्डेड बच्चों का IQ होता है बिलो 70, 70 से कम। ठीक है, उन बच्चों को कहा जाता है मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड। अब मेंटली रिटार्डेड बच्चों की भी कुछ फर्दर कैटेगरीज हैं जिनसे आपको क्वेश्चन आता है। लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसके लिए मैं आपको उन कैटेगरीज को भी बता देती हूँ। जैसे देखो, अगर बच्चे का IQ है 50 to 70, ठीक है, 70 से बिलो तो हमने बता ही दिया ना कि सब मेंटली रिटार्डेड है। अब ये आ गई है मेंटली रिटार्डेड की कुछ कैटेगरीज। पहली आती है इसमें 50 to 70। अगर कोई बच्चा होगा, किसी बच्चे का IQ होगा, तो हम उसको कहते हैं माइल्ड मेंटली रिटार्डेड। ठीक है, MR4 मेंटली रिटार्डेड शॉर्ट फॉर्म लिख दी मैंने। 50 to 70 IQ, माइल्ड मेंटली रिटार्डेड होगा वो बच्चा। अगर बच्चे का IQ हो गया 35 to 50, 35 to 50 होगा तो वो बच्चा होगा मॉडरेट, मॉडरेट मेंटली रिटार्डेड। ठीक है, फिर आता है 20 to 35, 20 to 35 हो गया तो उसको हम कहेंगे सेवेयर, सेवेयर मेंटली रिटार्डेड। फिर आती है लास्ट कैटेगरी 20 से बिलो। अगर 20 से बिलो भी IQ हो गया तो हम उसको कहते हैं प्रोफाउंड। ठीक है, तो कितनी कैटेगरीज होगी हमारे पास? 4 कैटेगरीज होगी मेंटली रिटार्डेड बच्चों की, जिनका IQ 70 से कम होता है। तो आपने इन सभी को देख लेना, इनमें से क्वेश्चन आता है। पिछली बार आया था कि 35 to 50 अगर बच्चे का IQ होता है तो वो किस कैटेगरी में आता है, तो हमारा ऑप्शन होना था वहाँ पे मॉडरेट मेंटली रिटार्डेड। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी, बिलो 70 बच्चों को कहते हैं मेंटली रिटार्डेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज द करेक्ट स्टेज ऑफ इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी इन एरिक्सन्स साइकोसोशल थ्योरी? ओके, एरिक एरिक्सन की थ्योरी में से क्वेश्चन आने के 99% चांसेस हैं, इनमें से एक क्वेश्चन आता है। कुछ थ्योरीज ऐसी हैं जिनमें से एक या दो क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाते हैं, तो उन थ्योरीज को आपको याद करके जाना है, उनको पढ़ कर जाना है। ठीक है, तो एरिक एरिक्सन की थ्योरी में से ये क्वेश्चन आया है कि जो इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी वाला जो क्राइसिस है वो किस एज में डेवलप होता है। तो उन्होंने 8 स्टेजेस दी थी, एरिक एरिक्सन ने 8 स्टेजेस दी थी। ठीक है, उसमें उन्होंने उनके क्राइसिस भी बताए थे। तो जो इंडस्ट्रीज वर्सेस इन्फीरियोरिटी है वो किस स्टेज में है? 2 ईयर्स में, 6 to 12 ईयर्स, 13 to 18 या फिर 3 to 5 ईयर्स। एरिक एरिक्सन की थ्योरी की मैं आपको 8 ही स्टेजेस, सभी स्टेजेस बता दूंगी, क्योंकि इसमें से एक आध क्वेश्चन आपको आ ही जाता है। ठीक है, तो आपको वो क्वेश्चन मिस ना हो, इसलिए मैं आपको सभी स्टेजेस को बता दूंगी, साथ में उनकी एज। ठीक है, कौन सी एज में कौन सी स्टेज होती है। फर्स्ट है हमारी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। कौन सी? ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ठीक है, इसमें एज होती है बर्थ टू 1.5 ईयर्स। ठीक है, दिस इज द एज। सेकेंड आती है हमारी ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। ओके, एज है इसमें 1.5 to 3 ईयर्स। थर्ड आती है हमारी इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। ठीक है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट में है 3 to 6 ईयर्स। 4 आती है हमारी इंडस्ट्रियसनेस, इंडस्ट्रियसनेस वर्सेस इन्फीरियोरिटी। ठीक है, एज आती है आपकी 6 to 12 ईयर्स। ओके, फिफ्थ वन इज आइडेंटिटी, इट्स आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन।
एज इज़ 12 to 20, यानी कि जो एडोलेसेंस एज है वो आती है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन में, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। 6 1 इज इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, एज इज 20 to 45, 20 to 45। 7th one is जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, ठीक है। एज आती है हमारी 45 to 65। लास्ट स्टेज है ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर, ठीक है। एज आती है हमारी 65 टू टिल डेथ, 65 टू टिल डेथ, ठीक है। ये है हमारी 8 स्टेजेस ऑफ एरिक एरिक्सन्स थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, जिसमें से आपको क्वेश्चन आता है। तो ये जो क्वेश्चन था हमारा, इसमें था इडर्स्टियसनेस वर्सेस इन्फीरियोरिटी, तो वो है हमारी ये 4th स्टेज, 6 to 12 ईयर्स, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन, ठीक है, इंडस्ट्रियसनेस वर्सेस इन्फीरियोरिटी 6 to 12 ईयर्स, ओके। नेक्स्ट वन, हु यूज द वर्ड साइकोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी पूछा गया है। सबसे पहले साइकोलॉजी शब्द का यूज़ किसने किया? स्किनर, वुंट, बिनी या फिर रुडोल्फ गॉकल, तो ये किया था रुडोल्फ गॉकल ने। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी वॉज गिवन बाय, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किन्होंने दी? पैवलोव, कोहलर, स्किनर या फिर डी कोहलबर्ग। तो इन सभी को देख लेते हैं कि किसने कौन कौन सी थ्योरी दी है। पैवलोव ने दी है थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है। कोहलर ने दी है थ्योरी ऑफ इंसाइट। स्किनर ने दी है थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। कोहलबर्ग ने दी है मोरल डेवलपमेंट, ठीक है। सभी हो गए, चारों हो गए। सो ऑपरेंट कंडीशनिंग दी है किसने? स्किनर ने, BF स्किनर ने। इसलिए स्किनर को फादर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग भी कहा जाता है, और इसमें उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था रैट के साथ, ठीक है। ये भी पूछा जाता है, ऑप्शन सी होगा हमारा राइट आंसर। अ क्रिएटिव लर्नर इज वन हु इज, क्रिएटिव लर्नर से क्वेश्चन पूछा गया था आपके HP टेट नॉन मेडिकल में भी, कि जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं वो किस तरह के लर्नर्स होते हैं। ऑप्शंस देख लेंगे हम। वेरी टैलेंटेड इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, कैपेबल ऑफ स्कोरिंग गुड मार्क्स, वेरी टैलेंटेड इन सिंगिंग एंड डांसिंग, या फिर डी कैपेबल ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो क्रिएटिव लर्नर जो होंगे ना, वो डाइवर्जेंट थिंकिंग में कैपेबल होंगे और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी करेंगे। ऑप्शन डी होगा हमारा राइट आंसर। HP टेट नॉन मेडिकल में भी यही पूछा गया था कि जो क्रिएटिव लर्नर होते हैं वो डाइवर्जेंट थिंकिंग होते हैं फिर कन्वर्जेंट, ठीक है। तो ये होते हैं डाइवर्जेंट थिंकर्स। द इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग वॉज प्रपाउंडेड बाय, इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग किसने दी? पैवलोव, गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट, जीन पियाजे या फिर स्किनर ने, ठीक है। तो हमें पता है पैवलोव ने थ्योरी दी है क्लासिकल कंडीशनिंग, स्किनर ने दी है कौन सी थ्योरी? ऑपरेंट कंडीशनिंग, जीन पियाजे ने दी है थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब ये जो गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट थे वो कौन कौन से थे, ये भी आता है कि गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट कौन कौन से थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ इनसाइट लर्निंग दी थी। सो गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट थे कोहलर, वॉल्फगैंग कोहलर, और एक थे कॉफका, वुंट एंड कोहलर तो बता दिया मैंने, वॉटसन, ठीक है। ये थे गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट जिन्होंने इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू एजुकेशन एक्ट केम इनटू फोर्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 4 अगस्त 2010, 4 अगस्त 2009, 1 अप्रैल 2010 या फिर 1 अप्रैल 2009। सो RTE एक्ट केम इनटू फोर्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 1 अप्रैल 2010। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इनमें से कौन सा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है? डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, सिजोफ्रेनिया, नन ऑफ दीज। सो डिसलेक्सिया एंड डिस्ग्राफिया तो है लर्निंग डिसेबिलिटीज, ठीक है। सो जो सिजोफ्रेनिया है ये है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ऑप्शन सी होगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर। सो गाइज यहाँ तक हो गए हमारे चाइल्ड साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन। जो आर्ट्स वाले हैं बच्चे उन्होंने
और नॉन मेडिकल वालों बच्चों ने कमेंट करके बताना है कि 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। अब मेडिकल वालों के लिए 20 क्वेश्चंस और हैं बायोलॉजी सेक्शन के, तो उन्होंने इस वीडियो को पूरा देखकर जाना है और फिर कमेंट करना है कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिजीज ऑल्सो नोन एज दम दम फीवर। जो डिजीज़ है जिसको दम दम फीवर के नाम से भी जाना जाता है वो कौन सी डिजीज़ है? स्लीपिंग सिकनेस, काला आजार, मलेरिया या फिर डी इन्फ्लुएंजा। ठीक है, सो दम दम फीवर है काला आजार। ऑप्शन बी होगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो काला आजार है उसका कॉजेटिव एजेंट क्या है? ठीक है, किससे ये कॉज होता है? तो ये है लेशमेनिया डोनोवनी। इट इज कॉज्ड बाय लेशमेनिया डोनोवनी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, कोकोनट मिल्क कंटेन्स। जो कोकोनट मिल्क है उसमें कौन सा हार्मोन होता है? एब्सिसिक एसिड, ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स या फिर डी साइटोकाइनिन। सो कोकोनट मिल्क में होता है साइटोकाइनिन जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 कॉजेज। ये रिपीटेड क्वेश्चन बहुत बार आता है। अगर क्रोमोसोम नंबर 21 में ट्राइसोमी हो जाए यानी कि 3 क्रोमोसोम हो जाए, ठीक है, तो कौन सा सिंड्रोम होता है? क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर, डाउन या फिर सिकल सेल एनीमिया। तो ये होता है डाउन सिंड्रोम। ऑप्शन सी होगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर। पेब्राइन इज अ डिजीज ऑफ। जो पेब्राइन है वो किसकी डिजीज है? कैटल, सिल्कवर्म, हेन या फिर फिश। तो पेब्राइन है सिल्कवर्म की डिजीज। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय। जो लेट ब्लाइट होती है पोटैटो की एक डिजीज है, ये किसके द्वारा होती है? वायरस, बैक्टीरिया, फंगी या फिर डी प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो होती है, इट इज कॉज्ड बाय फंगस। और कौन सी फंगस, उसका नाम क्या है? तो ये है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। ऑप्शन सी होगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वॉललेस मोनेरा। इनमें से कौन सा वॉललेस मोनेरा है? ठीक है, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, आर्किबैक्टीरिया। तो ये है हमारा माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ग्रीन एल्गी विच इज रिच इन प्रोटीन। एक ग्रीन एल्गी है जो प्रोटीन में रिच है और इट इज यूज एज अ फूड सप्लीमेंट इवन बाय स्पेस ट्रैवलर्स। ठीक है, और इसको फूड सप्लीमेंट की तरह यूज किया जाता है स्पेस ट्रैवलर्स के द्वारा। क्लेमाइडोमोनास, वोल्वोक्स, स्पाइरोगायरा या फिर स्पाइरुलिना। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो ये है स्पाइरुलिना। और कौन सी विटामिन होती है इसमें? इसमें होती है विटामिन B2 एंड प्रोटीन एंड विटामिन B2। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिफेंटियासिस इज ड्यू टू द बाइट ऑफ। जो एलिफेंटियासिस है वो किसकी बाइट से होती है? एनोफ्लीज, क्यूलेक्स, एडीज या फिर डी नन ऑफ दीज। सो ये होती है क्यूलेक्स मस्कीटो के बाइट से मोस्टली। ठीक है, जो एलिफेंटियासिस है वो। और इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है? सो ये है विचरेरिया बैनक्रॉफ्टाई। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है विचरेरिया बैनक्रॉफ्टाई। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मेमोरी ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ। जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं वो मॉडिफाइड फॉर्म है किसकी? सीबेसियस ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड या फिर डी म्यूकस ग्लैंड्स। फिर म्यूकस ग्लैंड, तो ये मॉडिफाइड फॉर्म्स हैं स्वेट ग्लैंड्स की। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स इज कॉल्ड। रेप्टाइल्स की स्टडी को क्या कहते हैं? इथोलॉजी, हेपेटोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी या फिर माइकोलॉजी। सो रेप्टाइल्स की स्टडी को कहा जाता है हर्पेटोलॉजी। अब आपको कमेंट करके बताना है कि जो इथोलॉजी है, ऑर्निथोलॉजी और माइकोलॉजी है, ये किसकी स्टडी है? ठीक है, इथोलॉजी भी, ऑर्निथोलॉजी भी और माइकोलॉजी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है? क्वांटासोम, ऑक्सीसोम, डिक्टियोसोम या फिर पॉलीसोम। सो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं ऑक्सीसोम्स। Among which of the following vegetative propagation takes place through leaves? इनमें से कौन सी वेजिटेटिव प्रोपगेशन है जो लीव्स के थ्रू होती है? ठीक है, और किस में होती है? ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफिलम, कस्क्यूटा या फिर डी नन ऑफ दीज। सो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है ब्रायोफिलम में। ठीक है, लीव्स के थ्रू, जिसमें लीव से ही नए प्लांट्स बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ स्पर्म कंटेन रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। स्पर्म के कौन से पार्ट में रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं?
हेड, एक्रोसोम, मिडल पीस या फिर नेक, तो ये होते हैं नेक रीजन में रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, मलेरिया या फिर डी टाइफॉइड, तो इसका यूज़ किया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स को डिटेक्ट करने के लिए। गटेशन इज द रिजल्ट ऑफ, गटेशन किसका रिजल्ट है, जब लीफ पर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, ठीक है, सुबह सुबह लीव्स पर ड्रॉपलेट आ जाते हैं, उसको कहते हैं गटेशन। डिफ्यूजन, ट्रांसपीरेशन, ऑस्मोसिस या फिर रूट प्रेशर, तो गटेशन रिजल्ट है रूट प्रेशर का। रूट प्रेशर की वजह से जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो आ जाते हैं लीव्स के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्म ऑफ शुगर ट्रांसपोर्टेड थ्रू फ्लोएम इज, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज या फिर राइबोज, तो इसका राइट आंसर होगा सुक्रोज। द फॉर्म ऑफ शुगर ट्रांसपोर्टेड थ्रू फ्लोएम इज सुक्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेसेंटा एंड पेरिकार्प बोथ आर एडिबल पोर्शंस इन एप्पल, बनाना, टोमेटो एंड पोटैटो, तो ये दोनों एडिबल है टोमेटो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एप्पल फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम, जो एप्पल में फ्रूट डेवलप होता है वो किससे होता है, ओवरी, ओव्यूल, थैलेमस या फिर एरल, तो ये होता है थैलेमस से, ओवरी से नहीं होता है, इसलिए एप्पल फ्रूट को कहा जाता है फॉल्स फ्रूट, क्योंकि ये डेवलप होता है थैलेमस से। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इज वेल इलस्ट्रेटेड बाय विस्टन बुटुलेरिया, रैट्स, ड्रोसोफिला या फिर डी फाउल्स, सो इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इज वेल इलस्ट्रेटेड बाय विस्टन बुटुलेरिया, ठीक है, जो एक तरह की बटरफ्लाई थी, ठीक है। कॉलेरा इज ड्यू टू, जो कॉलेरा है वो किससे होता है, सेल्मोनेला टाइफी, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, एंटामीबा हिस्टोलिटिक या फिर विब्रियो कॉलेरा से, जिसे नाम है विब्रियो कॉलेरा, तो इसी से होता है कॉलेरा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सेल्मोनेला टाइफी से होता है टाइफॉइड, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से होता है मलेरिया, और एंटामीबा हिस्टोलिटिका से क्या होता है ये आपको कमेंट करना है, ठीक है। सो गाइज, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।